इन प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो बाल अवस्था बाल विकास यानी सीडीपी की जो हमारी सीरीज है वह लगातार जारी है। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्यक्तित्व और उसका मापन, जो हमारा एक ही बहुत ही शानदार और मज़ेदार और बहुत ही ज्ञानवान सीरीज होने वाली है। तो चलिए आज के इस शानदार टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले की तरह आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार टॉपिक। तो बात करें प्यारे साथियों, अगर हम व्यक्तित्व के बारे में, तो यह जो व्यक्तित्व शब्द है यह लैटिन भाषा के से शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, यानी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। ठीक है, इसको हम इन भाषाओं इन शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह किसने दिया है यह शब्द? यह सिसरो ने दिया। जो कहाँ है, यह यूनान का एक नाटककार थे। सिसरो कौन थे? यूनान के एक नाटककार थे। इन्हें ही व्यक्तित्व क्या 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 माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है परीक्षा में कि व्यक्तित्व के जनक कौन है निम्नलिखित में से? तो वह कौन है? सिसरो है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व प्राचीन काल में कैसा था, आधुनिक काल में कैसा। देखिए, प्राचीन काल में जो व्यक्तित्व मापा जाता था वह बाहरी गुण के माध्यम से मापा जाता है, यानी उसकी शरीर रचना, पहनावा और वेशभूषा। यानी पुराने समय में क्या होता था कि व्यक्ति के बाहरी गुण क्या है, उसके शरीर की रचनाएं कैसी है, उसका पहनावा कैसा है और उसकी वेशभूषा कैसी है। लेकिन जो हमारा जो आधुनिक युग है, आज के इस आधुनिक युग में बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों को मिलाकर ही उसके व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। यानी इसमें शरीर की रचना यानी उसका पहनावा, वेशभूषा और उसके गुण को भी रखा जाता है कि उसके गुण कैसे हैं। उन गुणों के आधार पर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मापन या तुलना की जा सकती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर हम बात करें व्यक्तित्व, तो व्यक्ति और तत्व, यानी व्यक्तित्व किन शब्दों से मिलकर बना है? व्यक्ति और तत्व। ठीक है, जहाँ पे व्यक्तित्व का मतलब होता है सकारात्मक और तत्व यानी नकारात्मक। यानी जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक तत्व आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो वाटसन महोदय उन्होंने क्या कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा क्या है? वह व्यक्तित्व है। वाटसन महोदय कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा क्या है? व्यक्तित्व। हम व्यक्तित्व के माध्यम से ही जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व कहलाता है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। मान लीजिए आपके अंदर बढ़िया अच्छे अच्छे गुण हैं, तो उन गुणों को एक समन्वित रूप जब कर दिया जाएगा तो वह क्या होगा? आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी एक व्यक्ति है, उसके अंदर जो व्यवहार की संपूर्णता है, जो संपूर्ण गुणात्मकता है, उसको ही क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहा। किससे? वुडवर्थ है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य के अंदर जो जन्मजात जो प्रवृत्तियां, जैसे हंसना, बोलना, है ना, नाचना, ये हमारी क्या प्रवृत्तियां हैं। और अर्जित प्रवृत्ति यानी भाषा बोलना, भाषा का प्रयोग करना, व्यवहार का प्रयोग करना, यह सब क्या है? यह अर्जित प्रवृत्तियां हैं। तो इनके दोनों का जब जन्मजात और अर्जित दोनों का अगर योग करेंगे तब हमें क्या? व्यक्तित्व की पहचान मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि बोरिंग क्या कहते हैं कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन। बोरिंग महोदय ने क्या कहा कि अगर हम वातावरण के साथ एक सामान्य और स्थायी समायोजन बना लेते हैं तो वह हमारा क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होगा। ठीक है, मन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व वंशानुक्रमित एवं अर्जित प्रवृत्ति
प्रवृत्तियों का योग है। जो व्यक्तित्व है, जो एक व्यक्ति है ना, व्यक्तित्व क्या है, वह वंशानुक्रमित यानी अपने पूर्वजों से लिया हुआ जो प्रवृत्ति और जो अर्जित प्रवृत्ति, अगर उन दोनों का योग कर दिया जाए, उन योगों को मिला दिया जाए, तो वह क्या होगा, वह व्यक्तित्व होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आलपोर्ट महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का एक गयात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। आलपोर्ट महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का एक क्या है, गयात्मक, एक संगठनात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता। अपूर्व का मतलब समय से पहले ही, क्या अपूर्व का मतलब होता है समय से पहले। ठीक है, समय से पहले ही क्या कर लेता, समायोजन कर लेता, वही क्या है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर। अगर हम बात करें व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, ये 3 भागों में किया गया है। कैसा, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भारतीय दृष्टिकोण, यानी जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वह 3 वर्गों में किया गया। ठीक है, पहला क्या है, सतोगुणी सात्विक, यानी सत्य व धर्म में विश्वास रखना, यानी जो सतोगुणी होते हैं, जो सात्विक होते हैं, वह किसमें विश्वास रखते हैं, सत्य और धर्म में विश्वास रखते हैं। और दूसरा क्या है, रजोगुणी यानी रजक, वह किस पे विश्वास करते हैं, केवल कर्म पे विश्वास रखते हैं। उनका मानना यह होता है कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें जो है कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। तीसरा जो है तमोगुणी यानी तामसिक होते हैं, वह फल में विश्वास रखते हैं, यानी शुभ प्रधान होता है। यानी उनका यह मानना होता है कि अगर हम कोई भी कार्य करेंगे या कोई भी कर्म करेंगे तो हमें उसके फल में विश्वास रखते हैं और उससे वह शुभ को क्या बोलते हैं, प्रधान मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम सतोगुणी यानी सत्य और धर्म में विश्वास, रजोगुणी यानी कर्म में विश्वास और तमोगुणी यानी फल में विश्वास। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का वर्गीकरण श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कितने भागों में किया गया है, तो 3 वर्गों में किया गया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कार्ल युंग के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी कौन होते हैं, जो संकोची होते हैं और एकांत प्रिय होती है, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति कैसे होते हैं, वह संकोची होते हैं, वह ज्यादा बोल चाल में ध्यान नहीं देते और वह क्या करते हैं, एकांत प्रिय यानी शांत प्रिय होते हैं। वहीं जबकि जो बाहिर्मुखी होते हैं वह क्या होते हैं, वह हंसमुख होते हैं, वाचाल होते हैं, सामाजिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। एवं जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं, वह हंसमुख होते हैं, यानी सभी से हंसी से बोलते हैं, वाचाल होते हैं, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ व्यवहार कुशल होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें उभयमुखी की, तो यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का क्या होता है, एक योग होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है तो अंतर्मुखी के भी गुण पाए जाते हैं और बहिर्मुखी के गुण भी किसमें पाए जाते हैं, उभयमुखी में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें समाज शास्त्रीयता के आधार पर, यानी जो हमारे एक स्प्रेंगर महोदय हैं, उन्होंने एक क्या वर्गीकरण किया है, समाज शास्त्रीय आधार पर जो है व्यक्तित्व का क्या किया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जो पहला व्यक्तित्व क्या है, आर्थिक व्यक्तित्व। जो आर्थिक व्यक्तित्व में क्या होता है, जो एक दुकानदार होता है, उद्योगपति होता है, वह किसको महत्व देता है, पैसे को ही महत्व देता है, अर्थ को ही महत्व देता है। जो सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह समाज सेवक होता है। ठीक है, राजनैतिक व्यक्तित्व वाला राजनेता होता है ना। धार्मिक व्यक्तित्व वाला क्या होता है, संत होता, पुजारी होता, भक्त भी हो सकता है। जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाला होता है वह कवि या लेखक हो सकता है। ठीक है, सौंदर्यात्मक आधार पर बात करें तो कलात्मक, मूर्तिकार या कलाकार, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले होते हैं, इस प्रकार के जो कुशलता वाले व्यक्ति है वह जो है तो सौंदर्यात्मक आधार पर कलात्मक या मूर्तिकार हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न में पूछ सकता है कि स्प्रेंगर महोदय के द्वारा समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो वह 6 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
संवेगात्मक आधार पर व्यक्तित्व की बात करें तो हिप्पोक्रेटस जो सबसे प्राचीन कायात्मक वर्गीकरण है, जो हिप्पोक्रेटस महोदय है, उन्होंने संवेगात्मकता के यानी भावनात्मक के आधार पर कितना वर्गीकरण किया है? 4 किया। ठीक है, कफ प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रक्त वाले, इन 4 वर्गों में उसको क्या किया? वर्गीकरण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर की रचना के आधार पर हम वर्गीकरण की बात करें व्यक्तित्व का, तो शेल्डन महोदय, क्रैमशर और विशेषताएं, इन तीनों में हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। जो हमारे शेल्डन महोदय, क्रैमशर और इनकी विशेषताएं, तो शेल्डन ने क्या कहा कि जो व्यक्तित्व क्या होता है? गोलाकार होता है यानी एंडोमार्फिक। उन्होंने क्रैमशर में भी इसको गोल का, स्थूल का, पिकनिक कहा है। इसकी जो विशेषताएं होती है वह क्या होते हैं? छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और आलसी होते हैं। यानी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह कैसे होते हैं? छोटे, मोटे और आलसी यानी आलस्य वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अगर शेल्डन की बात करें तो आयताकार, मेसोमॉर्फिक, लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, और जो क्रैमशर क्या कहते हैं? पुष्टकाय, सुडौलकाय, एथलेटिक खिलाड़ी होते हैं, लंबकाय, कृतकाय और मिश्रित काय, डायप्लस। ठीक है, जो लंबकाय कुशलाय का होते हैं, लंबे, पतले और दुर्बल होते हैं, और जो मिश्रित काय, डायप्लिक होते हैं, इसमें सभी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जो महत्वपूर्ण बात है कि जो शेल्डन है, शेल्डन महोदय में टोटल गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, इसमें कार लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर क्रैमशर में देखें तो वहां पे काय, काय और काय, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस बात से भी आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो गोलाकार है वह शेल्डन का है और जो काय है वह क्रैमशर का है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछ सकता है कि प्रश्न पूछ लेगा कि छोटे मोटे आलसी व्यक्तित्व वाले लोग किस क्या वैज्ञानिक के अनुसार जो है तो विभिन्न एंडोमॉर्फिक की श्रेणी में आता, तो वह शेल्डन महोदय की श्रेणी में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे व्यक्तित्व की कि आधुनिक वर्गीकरण यानी जो वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर जो व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया गया वह कितने भागों में? 3 भागों में। कौन सा? भावुक, कर्मशील और विचारशील। यानी आधुनिक वर्गीकरण यानी भावुक क्या होते हैं? यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो भावुक क्या होते हैं? यह जो बालक है, इस प्रकार के बालक क्या होते हैं? इस प्रकार के व्यक्ति भावुक होते हुए भावनाओं पे ज्यादा बह जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये व्यक्ति है, यह किस श्रेणी का है? भावुक श्रेणी का है। तो यह क्या करेगा? अगर आप इसको बहलाएंगे, फुसलाएंगे तो यह भावना में बह जाएगा। दूसरा क्या होता है? कर्मशील होते हैं। मान लीजिए यह व्यक्ति कैसा कर्मशील है, तो यह क्या हो सकता है? कर्म पर ज्यादा विश्वास रखता है, यानी इसका यह मानना है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, विचारशील व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं? आधुनिक वर्गीकरण में जो व्यक्तित्व होते हैं वह विचारशील वाले भी होते हैं। वह क्या करते हैं? कोई भी कार्य करने से पहले वह विचार विमर्श अवश्य करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा साथियों कि हमने देखा व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषाएं हमने देखी, व्यक्तित्व के वर्गीकरण देखा। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व को मापने की विधियां। तो व्यक्तित्व को मापने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां, एक प्रक्षेपी विधि और दूसरा प्रक्षेपी विधि। ठीक है, इसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियां भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधि में क्या होता है? व्यक्ति के केवल बाहरी गुणों का क्या होता? मापन होता है, जबकि अप्रक्षेपी में उसके बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों का भी मापन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको जो है इस मापन विधियों को हम जो है तो निम्न 4 रूपों में IBT, TAT, CAT और SCT। IBT मतलब इंक ब्लॉट टेस्ट, TAT मतलब टर्मेटिक अपर सेक्शन टेस्ट, CAT चाइल्ड अपर सेक्शन टेस्ट और SCT स्टैंडर्ड ग्रामेटिक टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम विस्तार से आगे की वीडियो में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों में हम किसका अध्ययन करते हैं? अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रोशस शाही धब्बा परीक्षण, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है,
इस सिद्धांत को किसने दिया था? यह हरमन रोर्सा ने दिया था। इसी इसी के नाम पर रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण नाम पड़ा। ठीक है, वह कहाँ के थे? वह 1921 में इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इन्होंने कुल कितने कार्ड की बात कही? तो इन्होंने कुल 10 कार्ड के बारे में बताया है, जिसमें से 5 कार्ड क्या होंगे? काले और सफेद, 2 कार्ड क्या होंगे? लाल काले, और 3 कार्ड होते रंगीन, विभिन्न प्रकार के रंगीन हो सकते हैं। ठीक है, और यह जो टेस्ट है, यह उम्र कितनी है इसमें? 13 से 19 वर्ष तक दर्शाई गई है। इसमें क्या है कि मन जो है यहाँ पे, तो मैं इसमें देख चेतन मन और दूसरा अर्ध चेतन मन। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे अगर जिसमें ज़्यादा परसेंटेज हो गए उसी को मान्य किया जाएगा। इसमें 10% है, चेतन मन कितना? 10%, यानी हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? 10% थोड़ा भाग ही याद कर सकते हैं, लेकिन अचेतन में जो ज़्यादा वस्तुएं होती है, वह जो ज़्यादा ज्ञान वह अचेतन मन में चले जाते हैं। तो यह क्या होता है? केवल वक्त पढ़ने पर यानी समय पढ़ने पर ही यह हमें याद आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु, स्थान, गुण और समय, ये जो इसमें जो है, तो ये जो कलर हैं, यह इसमें क्या 4 मूल महत्वपूर्ण होते हैं। यह किस विषय वस्तु के बारे में है, यह किस स्थान पर है, और इसके गुण क्या है, और यह किस समय पर बनाया गया है। तो इसमें जो है तो प्रक्षेपी विद्या अचेतन मन का अध्ययन हम रोशा शाही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको प्रश्न में पूछ लेगा कि इंक ब्लॉट के नाम का हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जिसमें शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी विषय आत्मबोध परीक्षण, इसे हम TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसको हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी विषय आत्मबोध परीक्षण कहते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुर्रे। प्रश्न में पूछ सकता है कि TAT परीक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था? तो वह किसके द्वारा? मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा दिया गया था। यह कब दिया गया था? 1935 में दिया गया था। इसमें 30 और प्लस 1 एक टोटल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 क्या होते हैं? वह चित्र वाले होते हैं, और एक क्या होता है? वह एक खाली होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो चित्र होते हैं उसमें 10 पुरुष के होते हैं, 10 महिलाओं के होते हैं, और जो 10 कार्ड होते हैं वह केवल महिला और पुरुष के दोनों के होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है? 20 कार्ड में 10 पुरुष और 10 महिलाएं, और एक कार्ड खाली होता है। इसमें कहानी भी लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है तो यह आत्मबोध यानी विषय आत्मबोध परीक्षण, इसमें जो है तो स्वयं के बारे में यह परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, इस जो है तो बाल अंतर्बोध परीक्षण, बालक क्या होता है? अपने अंतर्बोध यानी स्वयं का आकलन कर सकता है। इसको किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलॉक ने दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया था। इसमें कुल कितने कार्ड है? 10 कार्ड है, लेकिन किसने हुआ तो केवल जानवरों के हैं। यह जो है तो यह एक विदेशी जानवरों को इसमें कार्ड है। ठीक है, यह उसकी जो उम्र है यह 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, जो भारत में बाल अंतर्बोध परीक्षण वह किसने दिया था? उमा चौधरी ने दिया था। इन्होंने भी 10 कार्ड बनाए थे जो भारतीय पशुओं के नाम पर आधारित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी सेंटेंस्ड कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, इसको किसने दिया था? पाइन एवं टेंडलर ने दिया था। कब दिया था? 1930 में दिया था। इसमें 12 अधूरे वाक्य या एक अधूरी कहानी होती है जो सभी वाक्य में माँ से शुरू होती है। ठीक है, यह जो वाक्य पूर्ति परीक्षण कैसा? इसमें 12 वाक्य होते हैं जो अधूरे होते हैं। इसमें जो सभी वाक्य हुआ है किसमें होते हैं? माँ से शुरू होते। जैसे मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री है ना, मेरी पसंदीदा पुस्तक, मेरा पसंदीदा खेल, मेरा पसंदीदा खाना। तो इस प्रकार जो है तो वह अधूरे वाक्य होते हैं, और उस पर जो है तो वह केवल माँ से ही प्रारंभ होते हैं। उसमें हम अपनी पसंद की चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, हमने प्रक्षेपी विधि को देखा, अब हम अप्रक्षेपी विधि की बात करें तो इसकी दो होती है, एक आत्मनिष्ठ विधियां और एक साक्षात्कार विधि। ठीक है, इसको किसने दिया था? जॉन डार्ले ने दिया था, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, इसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। जो आत्मनिष्ठ विधि होती है इसको हम इंटरव्यू यानी इंटर यानी आंतरिक, और व्यू का मतलब होता है अवलोकन करना। ठीक है, बात करें हम आत्मकथा की तो ये इसको किसने दिया था? विलियम वुंड एंड टीचनर ने दिया था। ठीक है, इसके जो संस्थान यह देहरादून में मनोवैज्ञानिक। ठीक है, यह एक भारत में प्रथम परीक्षण हुआ था। ठीक है, इसमें जो है तो गुण एवं दोषों को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें प्रश्नावली परिसूची विधि, आर.एस. वुड, इसको किसने दिया था? आर.एस. वुडवर्थ ने दिया था। कब दिया था? 1918 में दिया था। यह कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, जिसमें जो है यह एक वैज्ञानिक विधि है और कागज पेंसिल दोनों विधि है। इसमें बच्चा क्या होता है? हाँ या ना में जवाब देता है। खुली उसको क्या होता है? स्वतंत्रता होती है। सचित्र चित्र होते हैं और मिश्रित होते हैं। ठीक है, इतिहास गाथा जीवन व्रत जीवन इतिहास विधि, इसको किसने दिया था? टाइडमैन ने दिया था। इस विधि में संख्यात्मक बालक के परिवार वाले से उसके जीवन के बारे में पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है? उसके बालक के जीवन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, किससे? जो है तो उसके परिवार वालों से। उसके बाद क्या, उसकी जो जो समस्या उसको निदानात्मक किया जा सके, उपचारात्मक किया जा सकती है, और परिवार के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि, इसको जो है किसने दिया? निरीक्षण का मतलब बहिर्दर्शन, हम अपने बाहरी वातावरण या बाहरी जो है तो हम अपने जो है तो परीक्षण कर सकते हैं। इसको किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। यह व्यवहारिक विधि व्यवहार का निरीक्षण करता है। यह दो प्रकार की, एक औपचारिक हो सकती है और अनौपचारिक, यानी पूर्व सूचित और पूर्व में सूचित नहीं। ठीक है, इसमें जो है तो हम समाज में अपने व्यवहार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का परीक्षण मापन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज समाज मिति विधि, ये जो समाज विधि है इसको किसने दिया था? जैकब मोरेनो ने दिया था। इसको 1934 में उन्होंने प्रतिपादित किया था। और सामाजिक अध्ययन, इसमें जो है सामाजिक अध्ययन किया जाता है। और सर्वाधिक उपयोगी वस्तुनिष्ठ विधि है। इसमें जो है तो बच्चे का समाज में कैसा उसका व्यवहार है, वह जो है तो यह एक बालक है, इसका जो समाज में समाज के लोगों के द्वारा जो है तो इसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये इसका जो है तो सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, जो एक निर्धारण मापनी है, यह फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। इसमें 5 बिंदु मापनी भी कहा जाता है। इसमें हमें जो है तो हमें झूठ बोलना चाहिए सर्वदा, प्रायः, कभी कभी, बहुत कम, कभी नहीं। तो इसमें जो है तो 5 प्रकार के बिंदुओं को मापने के लिए बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनके ज्ञान का या उसके उनके व्यक्तित्व का मापन हो सके। ठीक है, बात करें मनोविश्लेषणात्मक विधियों तो इसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, उन्होंने इसे स्वप्न विश्लेषण परीक्षण भी कहा है। अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण है स्वप्न का विश्लेषण। ठीक है, उसके जो है तो अचेतन मन के आधार पर अगर हम बात करें व्यक्तित्व का परीक्षण, तो अगर बच्चे को पूरा याद है तो उसका चिंतन मन क्या है? बुरा है। आधा याद है तो अर्धचेतन मन में यानी सामान्य है। और पूरा याद नहीं है तो अचेतन मन में अच्छा है, उसका जो है तो अचेतन यानी याद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुक्त स्वतंत्र शब्द साहचर्य, इसमें जो है तो माँ शब्द दिया गया है और इस पर 100 शब्दों में व्याख्या लिखने के लिए स्वतंत्रता, इसको हम फ्री वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है तो बच्चे को क्या है कि माँ शब्द दे दिया गया है कि आप जो है तो अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द लिखिए। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो इस प्रकार हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। आई होप साथियों आपको पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया और कौन सी वीडियो आपको समझ में नहीं आई। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।